आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। स्कूल मैनेजमेंट में हमने अपने लास्ट वीडियो में सारा सिलेबस डिस्कस किया था कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आज उसी वीडियो कड़ी में हम अपना चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम है आपका विशिष्ट प्रकार के विद्यालय। हम अपने चैप्टर फर्स्ट में आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट विद्यालय। ठीक है, होप आपको यहाँ पर आज क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने विशिष्ट विद्यालयों के नाम लिखे हैं। पहले इन विशिष्ट विद्यालयों में हमने सैनिक विद्यालय को शुरू किया है। ठीक है, पब्लिक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे विद्यालय यहाँ लिखे हुए हैं। पहला सैनिक स्कूल है, दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री, तीसरा पब्लिक स्कूल और फिर मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। अच्छा, अब ये सारे विद्यालय जो हैं वो फ्रेंड्स आरटीई एक्ट 2009 की धारा 2H विद्यालय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कुछ जब हम गाइड्स देते हैं तो वहाँ ये लिखा रहता है कि विद्यालय की परिभाषा में ये नहीं आते या आरटीई एक्ट में विशिष्ट प्रकार के विद्यालय यानी कि सैनिक मिलिट्री स्कूल इनको शामिल नहीं किया जाता है। पर ऐसा नहीं है मित्रों, ये सारी जानकारी जो है बहुत ही सटीक है और ये मैंने सब एक साइड से ली है। अब आते हैं सैनिक स्कूल की बात। सैनिक स्कूल हम पहला स्कूल है जो इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका परिचय हम लेते हैं। सबसे पहले भारत में सैनिक स्कूल की स्थापना। तो भारत में जो सैनिक स्कूल है उसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1961 में ली गई थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस समय वी के कृष्णा मेनन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बनाया गया था और पब्लिक स्कूलों जैसे शिक्षा उपलब्ध कराना था। अब हम इसके सारे उद्देश्य बात करते हैं एक एक करके। देखिए, एनडीए जो है वो नेशनल डिफेंस अकादमी यानी राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी के लिए छात्रों को इसमें तैयार करना होता है। अच्छा, एनडीए का अगर हम देखें तो इसका जो ध्येय वाक्य होता है वो सेवा परमो धर्म होता है। ठीक है, ताकि ये देश और यहाँ पर ताकि देश के होनहार अधिकारी बन सकें। अच्छा, दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है वो सैनिक अधिकार है तथा जो क्षेत्र वर्ग है उनके बीच में असंतुलन को कम करना होता है। ठीक है, इसी कड़ी में हम देखते हैं तीसरा उद्देश्य। तो तीसरे उद्देश्य में छात्रों में देशभक्ति हेतु प्रेरित करना और एक सभ्य नागरिक बनाना। ठीक है, अब हम अपना आगे देखते हैं छात्रों। यहाँ पर जो हमारा सेकंड उद्देश्य है, नेक्स्ट उद्देश्य यह है विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र व अनुशासन को बनाए रखना, समायोजित करना, विद्यार्थियों को ईमानदारी, बुद्धिमत्ता एवं साथ देशभक्ति हेतु प्रेरित करना। अब भारत में सैनिक स्कूलों का इतिहास। भारत का प्रथम सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 जून 1961 को स्थापित किया गया था सतारा, महाराष्ट्र में। सेकेंड, भारत का दूसरा तथा राजस्थान का पहला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की बात आ रही है। इसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को चित्तौड़गढ़ में की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल सैनिक स्कूलों की संख्या 28। अच्छा, ये जो डेटा है ये मैंने आपको अक्टूबर 2018 के अनुसार बताया है। हो सकता है कि अभी इसके अंदर संख्या बढ़ गई हो, जिसमें 27वां सैनिक स्कूल जो है वो 1 अप्रैल 2018 को उसका कार्यकाल शुरू किया गया था झुंझुनू दोरासर के अंदर राजस्थान में। यानी राजस्थान में अब तक 2 स्कूल बन चुके हैं। पहला स्कूल राजस्थान में कब बना था? 7 अगस्त 1961 को ही बन गया था। ठीक है, और ये बना था चित्तौड़गढ़ में। दूसरा बना झुंझुनू दोरासर में जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2018 को शुरू हो गया। और 28वां सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सैनिक स्कूलों के आरक्षण व्यवस्था। तो सैनिक स्कूलों में 67% सीट जो होती है वो उसी राज्य के लिए होती है जिस राज्य में सैनिक स्कूल होता है। बाकी की जो बची हुई सीट होती हैं, ठीक है, बाकी की जो बची हुई सीट होती हैं स्टूडेंट, यानी कि 33% सीट जो होती है वो अन्य राज्य के बच्चों के लिए रखी जाती हैं। इसमें से साथ ही 25% सीट्स जो होती हैं रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए होती हैं और 15% सीट अनुसूचित जाति और 7.5 अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात आती है सैनिक स्कूल का प्रबंधन तथा नियंत्रण, यानी सैनिक स्कूलों का प्रबंधन कौन करता है और नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सैनिक स्कूल होती है उसका प्रबंधन एवं नियंत्रण। सैनिक स्कूल का प्रबंधन तथा नियंत्रण जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो कराया जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा और दूसरा किया जाता है सैनिक स्कूल विद्यालय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सैनिक स्कूल सोसाइटी की बात करते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा सरकार द्वारा एक
बोर्ड का गठन किया जाता है, नियामक बोर्ड का। इसका पदेन अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। इस बोर्ड में अध्यक्ष जो होता है वो राजनाथ सिंह है अभी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अब विद्यालय स्तर पर सैनिक स्कूल की बात करते हैं। तो विद्यालय स्तर पर सैनिक स्कूल का प्रबंधन तथा नियंत्रण बच्चों के अभिभावकों को सम्मिलित करके स्कूल प्रबंधन समिति का द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन करके किया जाता है। इसके सदस्य 23 सदस्य होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सैनिक स्कूल का वित्त पोषण, यानी कि इसको चलाने के लिए जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल में हम बात कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल का वित्त पोषण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, निर्धारित किया जाता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सैनिक स्कूल का शिक्षण शुल्क का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, अर्थात 75% शुल्क जो होती है सरकार द्वारा एवं 25% शुल्क अभिभावकों द्वारा दिया जाता है। अब सैनिक स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया की बात करते हैं। सैनिक स्कूल में प्रवेश 2 स्तरों पर होता है, कक्षा 6 में प्रवेश और कक्षा 9 में प्रवेश। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए निम्न 3 शर्तें लागू की जाती हैं। पहली शर्त, कक्षा 5 में विद्यार्थियों द्वारा ऐसे विद्यालय से पास की हो जो CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त हो। विद्यार्थी की आयु 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 9 में प्रवेश की शर्त। तो कक्षा 9 में प्रवेश की शर्त भी पहली शर्त के अनुसार ही, जैसे वहाँ 5वीं पास CBSE से होनी चाहिए थी, यहाँ 8वीं कक्षा पास CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय से होनी चाहिए। वहाँ 10 से 12 वर्ष थी आयु, यहाँ आयु 15 से 16 वर्ष होनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा पास की गई होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। आगे है सैनिक स्कूल की विशेषताएं। तो सैनिक स्कूल की विशेषताओं में पहला पॉइंट आता है, सैनिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय होते हैं। सैनिक स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। सैनिक स्कूल का मीडियम इंग्लिश होता है, जिसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। सैनिक स्कूल 6 से 12 तक संचालित किए जाते हैं। सैनिक स्कूलों में केवल छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, लेकिन यहाँ एक बात अमेंडमेंट की है 2018-2019 में। लखनऊ देश का पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर 22 अप्रैल 2018 से छात्र के साथ छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाने लगा है। मतलब सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया था और उस समय पर जो थी छात्राओं को भी सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। और लखनऊ जो है वो एक ऐसा पहला बना है जिसमें 22 अप्रैल को ये शुरू किया गया है। ठीक है, सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य जो होता है वह है बुद्धिमत्ता, परिक्रम, पराक्रम तथा देशभक्ति। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ध्येय वाक्य पूछ लिया जाता है। तो इसका ध्येय वाक्य बनता है बुद्धिमत्ता, पराक्रम तथा देशभक्ति, जबकि NDA का ध्येय वाक्य होता है सेवा परमो धर्म। अब इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य हमने पढ़ा था कि NDA हेतु छात्रों को तैयार करता है, ये खड़ग वासना के लिए है ना। अब आता है हाल ही में सैनिक स्कूलों में संबंध में 2 अमेंडमेंट, जो भी संशोधन हमने बीच बीच में पढ़े भी हैं, अब हम अलग से भी देख लेते हैं। पहला संशोधन हमने देखा था 1 अप्रैल 2018 को राजस्थान के झुंझुनू दोरासर में नया सैनिक स्कूल खोला गया है। ये 27वां सैनिक स्कूल है। ठीक है, इसी तरीके से 28वां सैनिक स्कूल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। अच्छा, और 22 अप्रैल 2018 को आपको पता है, मैंने बताया था अभी, 22 अप्रैल 2018 को जो है वो लखनऊ में सैनिक स्कूल में छात्रों के साथ छात्राओं को प्रवेश दिया जाने लगा है। अब हम बात करेंगे अपनी इसी कड़ी में दूसरा विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी RMS। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें परिचय की बात करेंगे। भारत में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, अब देखिए हम कंपैरिजन करते जाएंगे। अभी जो अपन ने सैनिक स्कूल पढ़ा था उसमें हमने कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए, ठीक है, और वहाँ रक्षा कर्मचारियों के लिए नहीं था, वहाँ सबके लिए था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाना। ठीक है, उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 1922 में जॉर्ज पंचम द्वारा 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देके किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा अधिकारी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, ठीक है, एक सुयोग्य नागरिक बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य ही रक्षा अधिकारी के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना था। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इतिहास की बात करते हैं। तो वर्तमान में भारत में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल संचालित हैं। स्टूडेंट, हमें इनकी डेट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इनमें डेट पूछ ली जाती है कि कब किसकी डेट दी गई, क्या कब किसकी स्थापना हुई। तो फरवरी 1922 में चैल, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कई गाइड्स में आप देखेंगे चैल जो है पंजाब में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि पहले चैल जो था पंजाब में था, लेकिन अब चैल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो हमें हिमाचल प्रदेश याद रखना है। 15 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। दूसरा सैनिक स्कूल आप देख पा रहे हैं जो कि अजमेर में था। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1930 को की गई थी।
वहाँ 15 सितंबर 1925 था, ये 15 नवंबर 1930 है। इसी तरीके से बेलगांव कर्नाटक में है, जो कि यहाँ 30 दिसंबर 1945 को स्थापना की गई। ठीक है। फिर उसके बाद बेंगलुरु, ये भी कर्नाटक में है, 1 अगस्त 1946। और धौलपुर राजस्थान 16 जुलाई 1962। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले 1925, उसके जस्ट बाद 5 साल बाद 1930, उसके जस्ट 15 साल बाद 1945, फिर 1 साल बाद 1946, और फिर हम देखते हैं 1962 लास्ट में धौलपुर राजस्थान। यानी राजस्थान में 2 जगह है, एक तो अजमेर में और एक धौलपुर के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, पहली विशेषता कक्षा 6 से 12 तक प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, जिनमें हिंदी जो है अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। दोनों पॉइंट कॉमन है, सैनिक में भी थे। ये भी आवासीय प्रकृति के विद्यालय हैं, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। इन विद्यालयों में केवल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है। अच्छा, वहाँ सैनिक स्कूल में वाले छात्रों को दिया जाता था, लेकिन 2018-2019 में अमेंडमेंट के बाद छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आरक्षण। तो देखिए, वहाँ जब हमने आरक्षण पढ़ा था तो हमने कहा था 67% सीट जो होती हैं उसी राज्य में है जिस राज्य में सैनिक स्कूल था। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य में अगर सैनिक स्कूल है तो 67% सीट यहीं राजस्थान के राज्य के बच्चों के लिए होगी, जबकि 33% जो सीट होंगी वो दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए होगी। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये स्कूल की स्थापना रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए की गई है। तो यहाँ 70% सीट जो होती हैं वो स्थायी रूप से रखी जाती हैं रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए। ठीक है, यानी सेना कर्मचारियों के बच्चों के लिए। अब 30% सीट जो होती है वो सामान्य वर्ग के लिए रखी जाती है। उसमें से भी 15% जो होती है वह अनुसूचित जाति और 7.5% जो होती है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इससे आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रबंधन एवं नियंत्रण। तो वहाँ प्रबंधन नियंत्रण करने के लिए 2 चीज़ थी, एक तो नियामक बोर्ड बनता था और एक विद्यालय समिति थी। यहाँ पूरी तरीके से अगर प्रबंधन और नियंत्रण की बात की जाए तो इस विद्यालय का संपूर्ण प्रबंधन तथा नियंत्रण रक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इधर भी 2 स्तर पर प्रवेश होता है, जैसे वहाँ था कक्षा 6 में और कक्षा 9 में। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 5वीं परीक्षा जो होती है वो 5वीं कक्षा की परीक्षा सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पास होनी चाहिए। आयु 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। इसी क्रम में सेकेंड कक्षा 9 में प्रवेश, जिसमें 3 शर्तें अनिवार्य हैं। यहाँ पर भी विद्यालय द्वारा कक्षा 8 में सीबीएसई की प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण हो, आयु 15 से 16 वर्ष हो, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले किंग जॉर्ज पंचम, मैंने आपको बताया था किंग जॉर्ज पंचम रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद 1952 से 1966 तक स्कूलों को किंग जॉर्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 1966 में किंग जॉर्ज स्कूल का नाम परिवर्तित करके मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। 25 जून 2007 को मिलिट्री स्कूल के नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, अगर आप में से किसी ने 2020 में हुआ जनवरी में जो पेपर हुआ था अभी फर्स्ट ग्रेड का वो पेपर दिया है, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप सी के अंदर। वहाँ सीधा क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था। तो राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है, 25 जून 2007 को। अच्छा, और 25 जून 2007 को ही इनका ध्येय वाक्य परिवर्तित किया गया था। पहले इनका ध्येय वाक्य था खेल खेलो। ठीक है, सॉरी, पहले इनका ध्येय वाक्य था पहले इनका ध्येय वाक्य था खेल खेलो। अब कर दिया गया शीलम परम भूषणम। वहाँ हमने पढ़ा था सैनिक स्कूल का बुद्धिमत्ता पराक्रम और पराकाष्ठा है, यहाँ क्या है शीलम परम भूषणम। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे अपने तीसरे स्कूल यानी पब्लिक स्कूल की। तो पब्लिक स्कूल नाम से पता चल रहा है ये ऐसे स्कूल्स हैं, ठीक है, जिनमें पैसे से या सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, मतलब ये पब्लिक के पैसे से होते हैं। ठीक है। 1580 में सर्वप्रथम पब्लिक स्कूल शब्द का प्रवेश किया गया था, जिसका संबंध इंग्लैंड के ग्रामर स्कूल से लगाया जाता है। अब भारत में अगर हम पब्लिक स्कूल की बात करें तो भारत में पब्लिक स्कूल का इतिहास देखते हैं हम, कैसा इतिहास है इसका। तो देखिए, भारत का पहला पब्लिक स्कूल जो है वो 15 अप्रैल 1847 को हिमाचल प्रदेश शिमला में खोला गया था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी चैल हिमाचल प्रदेश में था, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में था।
ठीक है, के निकट सनावर नामक स्थान पर खोला गया था, अब जिसे लॉरेंस पब्लिक स्कूल के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि इस स्कूल की स्थापना सर हेनरी लॉरेंस ने की थी। ठीक है, और उनके बड़े भाई सर जॉन लॉरेंस ने की थी। अब यह एशिया का पहला सह शिक्षा यानी को एजुकेशन पब्लिक स्कूल था। को एजुकेशन यानी जिसमें लड़के लड़कियां दोनों को साथ शिक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं पब्लिक स्कूलों की विशेषता। तो आप देख रहे हैं पब्लिक स्कूल का जन साधन द्वारा संचालित है। पब्लिक लोगों यानी जनता के लाभ पर आधारित है। ठीक है, पब्लिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है। ठीक है, पब्लिक स्कूल प्रतिष्ठा मान सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे मेयो स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, ये सब मान सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। अब पब्लिक स्कूल की शिक्षण व्यवस्था महंगी होती है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं काफ़ी मतलब जो रॉयल सोसाइटी के लोग होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो इनकी जो शिक्षण होती है पद्धति वो काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, शुल्क भी अधिक लिया जाता है। पब्लिक स्कूल के अंतर्गत भौतिक तथा मानवीय संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मानवीय संसाधन को रखा जाता है। जैसे एक विद्यालय में है ना, वैसे नॉर्मली हम देखते तो 25, 30 या 35 तक की छात्रों की संख्या रहती है। यहाँ पर एक कक्षा के अंदर 15 विद्यार्थी ही बैठते हैं। उनके लिए काफ़ी अधिक भौतिक संसाधनों की यानी एसी लगे हुए रहते हैं। ठीक है, पानी की अलग व्यवस्था की जाती है, हर चीज़ों की अलग व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के विद्यालय जो होते हैं अधिकतर आवासीय तरीके के विद्यालय होते हैं। जैसे अजमेर में संचालित मेयो विद्यालय है, ठीक है, महारानी विद्यालय है, ठीक है, जयपुर में इसी तरीके के विद्यालय। पब्लिक स्कूल साफ़ सुथरे विद्यालय माने जाते हैं। जोधपुर में राजमाता विद्यालय जो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल्स का प्रबंधन। इन स्कूलों का प्रबंधन कैसे होता है? तो देखिए, भारत में पब्लिक स्कूल का प्रबंधन करने के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, और तथा कमेटी के सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वह मिलकर ही पब्लिक स्कूल के जो संचालन करते हैं ना वही मिलकर बनाते हैं। देखो, वर्तमान में इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी कमेटी में कुल 79 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को रखा गया है ना, ये इसके सदस्य हैं। अब बात आती है भारत में पब्लिक स्कूल्स की आलोचना। अब देखिए, भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है जहाँ पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मान्यता दी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि शिक्षा जो होती है केवल उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में होती थी। शिक्षा का अधिकार सब लोगों को होता है, चाहे वो उच्च वर्ग के होते हैं चाहे वो निम्न वर्ग के होते हैं। ठीक है, परंतु पब्लिक स्कूलों की अवधारणा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ शिक्षण व्यवस्था को इतना अधिक महंगा कर दिया गया है, भौतिक और मानवीय संसाधनों पर बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति को लाया जाता है। तो इन सब की आलोचना यहाँ की गई है। पब्लिक स्कूल का भारतीय संस्कृति का अनादर माना गया है। अब पब्लिक स्कूल केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पब्लिक स्कूल्स का माध्यम अंग्रेजी है, ठीक है, जो उचित नहीं है। 1952-1953 में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, यानी कि जो हमारा आयोग था मुदालियर आयोग ने बताया कि पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल है, अर्थात इन स्कूल्स के माध्यम से एक सभ्य भारत नहीं का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो आज हमने अपनी कड़ी में 3 स्कूलों की बात करी, एक तो सैनिक स्कूल की, ठीक है, एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की और एक पब्लिक स्कूल की। तो आप सबने इनका इतिहास भी देखा, इनकी विशेषताएं भी देखी, इनमें किस तरीके से प्रवेश दिया जाता है ये चीज़ भी आपने देखी। सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से एक तो मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा, दूसरी चीज़ ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।